नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये जो इवनिंग की हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, ये उत्तर प्रदेश में जो टेट की परीक्षा है 2026 की, उसको ध्यान में रखकर संचालित की जा रही है, जिसमें हम डेली आपको 30 प्रश्नों का एक सेट कराएँगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये विचार किया कि आज तक जितने भी टेट की परीक्षाएँ हुई हैं, उन सभी में आए हुए प्रश्नों को आपको सॉल्व करा दिया जाए। तो इसलिए हम यहाँ जो आज पहला जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, ये वर्ष 2011 का पेपर है, जिससे संबंधित पर्यावरण के प्रश्न हैं, 30 सवाल, उन सभी को आज अपने इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो कल ही डिस्कशन हमारा हुआ था कि चिपको आंदोलन जो है ये वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था, जहाँ पेड़ों का अत्यधिक कटान हो रहा था, जिससे मृदा का अपरदन और जानते हैं आप पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ ही सब कुछ है। वहाँ के जनजीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पेड़ ही हैं। तो पेड़ों के कटान को रोकने के लिए जब पुरुष दिन भर काम के लिए निकल जाते थे, तो महिलाएँ पेड़ों से चिपक कर उनका संरक्षण करने का प्रयास करती थी और ये जो आंदोलन चला, इसी को चिपको आंदोलन कहते हैं। इसी तरीके का आंदोलन दक्षिण भारत में भी चला, जिसको एपिक्को आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में है? तो ये है असम राज्य में। आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। असम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ मैं आपको डिस्कस कर दूँ कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए और क्लोरोफिल वर्णक युक्त हरी पत्तियाँ होनी चाहिए और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेंगे और जल मृदा यानी मिट्टी से लेंगे और फिर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होगी, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन उत्पाद है इसका। ऑक्सीजन क्या है? उत्पाद है। ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, भूमंडलीय तापन में कमी आएगी और एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण होगा। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए, निम्न में से कौन सा अपघट्य पदार्थ है? ठीक है, अपघट्य पदार्थ का मतलब होता है कि जिस पदार्थ का अपघटन हो सके, जो समाप्त हो सके। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक जो है ये समाप्त नहीं होता, ठीक, कांच समाप्त नहीं होता, धातु समाप्त नहीं होती और कागज जो है ये समाप्त हो सकता है, यानी अपघट्य पदार्थ इसमें कौन सा है? कागज। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है यूपी टेट 2011, जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, पहली परीक्षा यूपी टेट की 2011 में, ये उसका पेपर है 2011 में। ठीक है, तो इसको आप उससे संबंधित जो 30 पर्यावरण के प्रश्न हैं वही हैं ये। तो ये प्रश्न हमारा क्या है? ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो ये भी प्रश्न कल डिस्कस हुआ था कि ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये सूर्य है जिससे पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और पहला मंडल क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। तो ये जो दूसरा मंडल है आपका, यहाँ जो है ओजोन परत पाई जाती है और जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। मैंने बताया था कि अगर ये डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी तो क्या हानि है इसकी? आपको त्वचा संबंधी बीमारियां या चर्म कैंसर, इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और देखते हैं हम अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वृक्षारोपण से जल प्रदूषण नहीं होता। औद्योगिक अपशिष्ट जो है ये जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। उद्योगों से जो अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल निकलता है, अगर वो जल में मिल जाता है, जिसमें तमाम तरीके के रसायन और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न हम ध्यान से देखते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं हाइड्रोफाइट, ज़ेरोफाइट, मेसोफाइट या एपीफाइट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ज़ीरोफाइट है। ज़ीरोफाइट जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं। आपको समझ आना चाहिए कि रेगिस्तान या मरुस्थल किसको कहा जाता है? जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो और वनस्पतियाँ ना हों। तो यहाँ यहाँ किस तरीके के पेड़-पौधे पाए जाते हैं? कटीली झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं और ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ज़ीरोफाइट। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा, याद कर लीजिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो देखिए, सौर ऊर्जा जो है वो एक नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ये भविष्य का विकल्प भी बन सकती है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। कचरा प्रबंधन में 3R का अर्थ क्या है? इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 3R। ठीक है? 3R माने आर, आर, आर। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकल। ठीक है? रिड्यूस यानी कचरे को कम करिए, रीयूज़ करिए, उसमें से जो जो पुनः उपयोग हो सके उसको उपयोग करिए और उसको रीसाइकल करिए, पुनर्चक्रण करिए उसका। तो जिससे कचरा कम होगा, उसका भरपूर उपयोग हो पाएगा और प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं? तो सिल्वीकल्चर जो है वो कहते हैं वृक्षों की खेती को। ठीक है? वृक्षों की खेती को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा 12वां प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन मतलब जो हमारा वायुमंडल है उसमें तापमान में वृद्धि हो। ठीक है? और ये किसके कारण होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मुख्य रूप से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि पेड़-पौधे अधिक से अधिक लगाएँ और उनकी कटाई पे रोक होनी चाहिए। तो इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी, क्योंकि पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन अवमुक्त करते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी और ग्लोबल वार्मिंग भी घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? देखिए, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। किसी भी परीक्षा में जब पर्यावरण का प्रश्न आता है तो ये पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1972 में। कब का है ये? 1972 का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पौधे का मुख्य भोजन क्या है? तो देखिए, पौधे अपना भोजन जो है कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है वो क्या निर्मित करते हैं उत्पाद के रूप में? वो निर्मित करते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है मुक्त कर देते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज। यानी पौधे का मुख्य भोजन क्या है? ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वायु प्रदूषण में से कौन सी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण जो है वो हमारे श्वास संबंधी बीमारियों को जन्म देता है और यहाँ श्वास संबंधी बीमारियाँ कौन सी है? अस्थमा। ठीक है? अस्थमा जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारी है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग
और देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस जो है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। जल का सबसे शुद्ध रूप क्या है? यानी सबसे शुद्ध जल किसे हम कह सकते हैं? ऑप्शन है नदी जल, वर्षा जल, समुद्री जल या तालाब जल। ठीक है, तो इन सभी में आप देखेंगे तो नदी जल में कुछ मिलावट होती है, समुद्र जल खारा होता है, तालाब के जल में भी मिलावट होती है, लेकिन सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी कल ही ये प्रश्न था आपके सामने, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए, मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, मैंने आपको कल भी बताया था कि पेड़ पौधे जो हैं उनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, और अगर वनों की कटाई होगी तो मृदा अपरदन होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, वनों की कटाई जो है मृदा अपरदन का कारण है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पानी का उबाल बिंदु क्या है? तो पानी कितने जो है तापमान पे उबल जाता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का उबाल बिंदु होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो समुद्र है, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी जलमंडल ही होगा और समुद्र ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं जैव विविधता क्या है। ठीक है, तो जैव विविधता है विभिन्न जीवों की विविधता। ठीक है, विभिन्न जीव, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। हवा में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? जो हमारा वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर कौन सी है? आर्गन। आर्गन का थर्ड पोजीशन है। ठीक है, और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोर्थ पोजीशन पे है। मैंने चारों आपको बता दिया, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भूकंप मापने का यंत्र, तो भूकंप नापने का यंत्र जो होता है वो होता है सिस्मोग्राफ। बी बिल्कुल करेक्ट है। सिस्मोग्राफ जो है इससे जो है भूकंप का मापन किया जा सकता है। और भूकंप किस स्केल पे इसका मापन होता है? तो ये रिक्टर भी याद कर लीजिएगा। रिक्टर क्या है? रिक्टर है पैमाना, पैमाना है रिक्टर। ठीक है, तो यहाँ भूकंप से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं कि भूकंप विज्ञान को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मो सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप विज्ञान को। रिक्टर पैमाने पर इसे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ यंत्र है। ठीक है, और भी देख लीजिए, बैरोमीटर जो है ये वायु दाब नापने का यंत्र है, थर्मामीटर शरीर का तापमान नापने का यंत्र है, और हाइग्रोमीटर घनत्व। ठीक है, हाइग्रोमीटर घनत्व। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पौधे में जल का परिवहन, ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो देखिए पौधे में जो है वो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, ये टिश्यू है, ऊतक है, और जाइलम ऊतक के माध्यम से ही जल का परिवहन पौधे में होता है। यहाँ मैं आपको कुछ और बात बता दूं कि फ्लोयम जो है इससे भोजन का परिवहन होता है, भोजन का। यही दो पूछे जाते हैं, जाइलम से जल का, और यहाँ याद करने के लिए फ्लोयम से फूड का। ज से जाइलम, ज से जल, और फ से फ्लोयम, और फ से फूड यानी भोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी क्षेत्र की जलवायु को क्या प्रभावित करता है?
तो जलवायु को तापमान भी प्रभावित करेगा, वर्षा भी और हवा भी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जलवायु को प्रभावित करेंगी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो जल चक्र क्या है? जल चक्र में होता क्या है कि मान लीजिए कोई जल राशि है और जब सूर्य का प्रकाश तीव्र होगा, गर्मी उस क्षेत्र में बढ़ेगी और वो इस पे पड़ेगी तो ये गर्म होके वाष्पित होगा, गर्म होके ये ऊपर की ओर जाएगा और जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये ठंडा होगा और ठंडा होगा तो संघनन की क्रिया होगी और ये बादल बन जाएँगे, बादल। और ये बादल क्या करेंगे, ये बादल में जब ये ठंडा होके जब जल इसमें भारी होगा, तो बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में नीचे आएगा। तो यही जल चक्र है। तो जल चक्र में वाष्पीकरण होता है, ठीक है? वाष्पीकरण होता है, संघनन की क्रिया होती है, वर्षा होती है। क्या नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा जल चक्र में कौन-सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, जबकि बाकी तीनों शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस जीव को पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है? पर्यावरण का सफाई कर्मी किस जीव को कहा जाता है? तो कहा जाता है गिद्ध को। ठीक है? गिद्ध जो कि एक अब विलुप्त प्राय प्रजाति हो चुकी है, उसको पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वाहन जो है वो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। ठीक है? वाहन। चलिए, यानी गाड़ी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो आज का इस संकलन का आखिरी प्रश्न है, वनों का मुख्य कार्य क्या है? तो वनों का मुख्य कार्य है हमें ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करना, वायुमंडल से लेना और ऑक्सीजन वापस निर्गत कर देना। तो ये 30 प्रश्न थे आपके 2011 टेट जो पहला टेट था उसके, और इसी तरीके से आगे हम जो है जो अन्य परीक्षाएँ हुई हैं पहले उसकी आपको प्रैक्टिस करा दें, फिर हम अपना जो है अन्य प्रश्न भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नियमित नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके। इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।